जय सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड आपके इन पर रिवीजन डेली बेस पे आप कर रहे हो। ये बात मैं आपको रोज बोलता हूँ बच्चों, लेक्चर शुरू करें और लेक्चर जब खत्म होता है तब भी बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपके इन पे कंप्लीट होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, आओ मालिक सरकार। सर हम पढ़ रहे क्या? मेगा एग्जामिशन लिस्ट, एग्जामिशंस अंडर जीएसटी। आइए अगला सेक्टर हम पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज। सरकार आ रहा है मजा? आएगा भी मजा। फर्स्ट क्या है सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। अगर आप सर यहां पर जाते हो, उसका एंट्री टिकट लेते हो, तो सर एंट्री टिकट के चार्जेस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम वगैरह। सर वहां पे एडमिट नहीं हो गए रे होशियारी। सर उसका एडमिशन टिकट जो आपने लिया टिकट अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर आगरा का ताजमहल एक एग्जांपल है। इनको बोलते हैं क्या? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। मोर देन 3600 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर देयर इन द एंटायर कंट्री। सर तो वहां पे अगर आप विजिट करने गए हो तो सर उसके एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। आपको कौन कौन से इंडिया में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है वो याद करने की जरूरत नहीं है सर। क्लियर? सर क्वेश्चन देगा आपको क्या? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वर्ड बेटा। ओके सरकार, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 और any of the state acts for the timing in force, तो वहां के एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सेम वे सर डांस देखने गए आप, डांस करने नहीं, ओ शहरी डांस देखने गए, सर्कस देखने गए, इसका जो एंट्री टिकट है अब उसकी बात कर रहा हूं मैं, वहां पे 500 रुपए पर पर्सन तक का टिकट है तो जीएसटी नहीं लगता है। 501 रुपए हुआ तो पूरे 501 पे जीएसटी लगेगा। अगला पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, ऊपर कोई लिमिट नहीं थी, यहाँ लिमिट है बेटा। सर मालिक, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। बैले मतलब डांस ऑन दी टो, है ना भाई सरकार? क्लियर? सर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज, सर आपने देखा होगा केरला वगैरह में पूरा चेहरा ग्रीन करके और पूरा एकदम डिजाइन करके चेहरे पर, और फिर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, थिएटर में जो परफॉर्मेंस होती है, क्लियर, उसका कोई चार्जेस लिया है, अगेन उसकी बात कर रहा है ये। फिर अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट मतलब फैशन शो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, और बाद में रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट भी लिख दिया। तो सर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो गया, भले वो रिकॉग्नाइज्ड हो या अदर देन रिकॉग्नाइज्ड हो, सारे स्पोर्टिंग इवेंट के एंट्री टिकट की बात कर रहा है ये। फिर प्लेनेटोरियम, जैसे मुंबई में नेहरू प्लेनेटोरियम जहाँ पे पूरा डोम बनाया हुआ है, पूरा यूनिवर्स जैसा दिखाते हैं सर उसके अंदर। फिर सर अगर यहाँ पे आप गए हो और वहां पे एंट्री टिकट कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन द इवेंट्स और प्लेसेस रेफर टू इन आइटम नंबर ए बी सी ओ डी अबव इज नॉट मोर देन ₹500 पर पर्सन। 500 रुपये पर पर्सन या उससे कम अगर उसकी एंट्री फीस है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर अब देखो सर, फैशन शो, अवार्ड फंक्शन, कोई गाँव का ही फैशन शो होगा 500 रुपये पर पर्सन में क्या होता है? क्लियर? तो सर ये बेसिक जो सर्विसेज है, बेसिक जो इवेंट होते हैं उनके एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जिम किया हुआ है सर। क्लियर? ये सर्कस वगैरह देख के आपको याद आ रहा होगा सर, कुछ आया ना भाई? क्लियर? इसके एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर 500 रुपये पर पर्सन तक का टिकट है तो। आइए बच्चों, सर अब आप पहले पढ़ा था हमने क्या? आप डांस देखने गए, अब आप डांस कर रहे हो। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सर सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ, जानना बेटा, वेस्टर्न डांस नहीं, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर। सर वो अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, आपको किसी कल्चरल इवेंट में बुलाया गया और आपको वहां परफॉर्मेंस कराई गई और उसके लिए आपने रुपीज चार्ज किया, आपने मान लो ₹11,000 चार्ज किए, 21,000 रुपये चार्ज किए, उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कंसिडरेशन चार्ज इज अप टू ₹1,50,000 पर इवेंट, 1,50,000 रुपये तक का अगर कंसिडरेशन है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1,51,000 तो पूरे 1,51,000 पे जीएसटी लगेगा। जैसे कथक, भरतनाट्यम, तबला, जाकिर हुसैन, आया ना भाई? सर इनको किसी इवेंट में बुलाया और इनको कंसिडरेशन दिया 1,50,000 रुपये तक का परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को, तो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर ये किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है और इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर कोई कंसिडरेशन मिला तो पूरे पे जीएसटी लगेगा, भले वो अमाउंट 10,000 रुपये ही क्यों ना हो। क्लियर? डन सरकार। आइए अबे क्या, टूर ऑपरेटर, सर मेकमाईट्रिप.com इंडिया का एक टूर ऑपरेटर है। इसने अगर फॉरेन टूरिस्ट का कोई टूर बुक किया है, इसका फॉरेन टूरिस्ट का,
और वो भी टूर का हो रहा है विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। दुबई के लिए, दुबई के टूरिस्ट के लिए मेकमैट्रिप.com ने सिंगापुर का टूर बुक किया, तो सर जो भी चार्जेस नहीं, चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। दैट टूर शुड बी होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर? तो जीएसटी नहीं है, अदरवाइज जीएसटी पूरे पे लग जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। के अब सर आप कहेंगे मान लो दुबई का कोई टूरिस्ट था, उसने मेकमाईट्रिप.com जो इंडिया का टूर ऑपरेटर है उसके थ्रू टूर बुक कराया, 7 दिन का टूर था, उसमें से 4 दिन इंडिया के लिए थे, 3 दिन सिंगापुर के लिए थे, 7 दिन का टूर था। अब होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया तो नहीं सर। टूर ऑपरेटर इंडिया का, टूरिस्ट आउटसाइड इंडिया का, पर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया होता पूरा का पूरा टूर, तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता। या पार्शली इन इंडिया पार्शली आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए एक अलग पॉइंट दे दिया गवर्नमेंट ने, और सर टूर ऑपरेटर इंडस्ट्री को बोल दिया क्या, ऐसे केस में प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर प्रोपोर्शन कितना, जितना प्रोपोर्शन नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया के लिए था, जैसे 3 डेज था तो 3 डेज डिवाइड बाय 7 डेज इनटू कंसिडरेशन था सपोज 7 लाख रुपए बेटा, है ना। तो सर 3 लाख, या वैसे एग्जांपल दे रखे मैंने, 3 लाख डिवाइड बाय 3/7 इंटू 7 लाख, तो 3 लाख रुपए आता है। ये 3 लाख रुपए जो आपका अपोर्शन हो रहा है आउटसाइड इंडिया के लिए टूर का अमाउंट, उस अमाउंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब ये 3 लाख रुपए और 50% ऑफ द एंटायर टूर, 50% किसका, 7 लाख का, मतलब 3,50,000 और 3 लाख, विच एवर इज लोअर, 3 लाख तक का मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। क्लियर? अगर पार्टली इन इंडिया है पार्टली आउटसाइड इंडिया है, तो टू द एक्सटेंट परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया उतने टूर के लिए एग्जामिशन रहेगा, पर उसके लिए लिमिटेशन कितना है, मैक्सिमम 50% ऑफ द एंटायर टूर अमाउंट के, या फिर जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो विच एवर इज लोअर, इतना एग्जामिशन मिलेगा, इतने पे जीएसटी नहीं लगेगा। और हाँ, अगर मान लो सर हाफ डे है, अब हाफ डे है तो 12 आवर्स, सुनना, लेस देन 12 आवर्स है तो उसको हाफ डे मानने का है, और 12 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स है तो उसको 1 फुल डे मानने का है। अब आप देखना क्वेश्चन ने अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे एक एग्जांपल के लिए ये रहा इलस्ट्रेशन देखिए, अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स अ टूर ऑपरेटर सर्विस टू अ फॉरेन टूरिस्ट एज फॉलोज, 2.5 days in India and 3 days in Nepal, consideration charge for entire tour is rupees 1 lakh। सर क्या होगा इसमें, 3 days है नेपाल के लिए, तो नेपाल के लिए नंबर ऑफ डेज कितने बेटा, 3, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 2.5 प्लस 3 कितना, 5.5, तो 3 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 1 लाख इज द एंटायर कंसिडरेशन। तो ये प्रोपोर्शन अमाउंट होता है 54545 और रुपीज 50,000, तो 50,000 1 लाख का 50%, विच एवर इज लोअर, मतलब 50,000 रुपए तक का एग्जामिशन मिलेगा और रिमेनिंग 50,000 विल बी टैक्सेबल। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। क्या बच्चों, चलिए सरकार ये देखो साहब MS धोनी, सर ध्यान देना बच्चों, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अरे हाँ ना, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, मालिक, ये सब क्या है, प्लेयर्स है इंडियन क्रिकेट टीम के। क्या ये इंडियन क्रिकेट टीम की एम्प्लॉई है, क्या बीसीसीआई के एम्प्लॉई, आंसर इज नो। ये कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, इनको जो फीस मिल रही है क्रिकेट खेलने के लिए उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, देखना ध्यान से। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय अ प्लेयर, बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। क्लियर? वापस बोलता बेटा मैं, सर इंडिविजुअल सर्विसेज दी एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। कमेंटेटर कवर नहीं है, चीयर लीडर्स कवर नहीं है, इनको जो फीस मिल रही है इस पर जीएसटी लगेगा। सेकंड थिंग, आईपीएल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। चेन्नई सुपर किंग्स ने पैसा दिया है, जीएसटी लगेगा क्योंकि वो फ्रेंचाइज है, वो कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। बीसीसीआई ने पैसा दिया है, जीएसटी नहीं लगेगा बेटा इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए, आया ना भाई। सेकंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। बीसीसीआई को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई सर्विसेज दी तो जीएसटी नहीं लगेगा, इन्होंने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सर्विसेज का ट्रांजैक्शन। आइए बच्चों, अब आ रहा है क्या, स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट। आपने और मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो सर्विस रेसिपिएंट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है, वो भी RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है बेटा। एंड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। समझे मालिक? तो ऐसे केस में अगर RCM लगता है
तो रेसिपेंट लायबल होगा, और रेसिपेंट अगर लायबल है तो सर टैक्स रेसिपेंट पे करेगा। पर सर ये फॉलोइंग जो केस मैं बता रहा हूं वहां पे तो जीएसटी ही एग्जिम्ट है। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट, अगर वो स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बाय अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशंस वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री, या फिर ऑर्गेनाइज किया है बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ, पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया एंड स्पेशल ओलंपिक्स भारत, या फिर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, या फिर ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ऑर्गेनाइज्ड अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। क्रीड़ा नहीं है, क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना, क्लियर सर। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और आपने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर सर। अब चलिए, अब ये नाम पढ़ने के बाद अपने लगता है पता नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है, पता नहीं वक्त निकलते जा रहा है और सर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम वही के वही खड़े हैं, ऐसा नहीं सर। आपको ये सब मगअप नहीं करना है बच्चे, 2 बार रीड करना है सर आपको। क्लिक करेगा एग्जाम में, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। चलिए आप मुझे बताओ, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया किसने? सर इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने, और आपने स्पॉन्सर किया, बताओ जीएसटी एग्जम्प्ट है? एग्जम्प्ट है सर। ऑर्गेनाइज अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, एग्जम्प्ट है सर। इंडियन स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने स्पॉन्सर इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने स्पॉन्सर किया है, जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट। सरकार पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने स्पॉन्सर किया, जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट। सर ymconcept.com ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, वंडर सीमेंट लिमिटेड ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने स्पॉन्सर किया, जीएसटी क्या है? लगेगा, क्योंकि ये कहीं इसमें कवर नहीं हो रहा। ऐसे क्लिक करेगा एग्जाम, समझे? क्लियर। इसे मगअप करने की जरूरत नहीं, इनको क्लिक एक बार रीड करने का 2 बार बेटा सर, तो आपको क्लिक करेगा एग्जाम में। ध्यान रखना, इसको मेगा एग्जामिनेशन को पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको 2 बार रीड करिए, क्लिक करना चाहिए एग्जाम में, एग्जाम डे की नहीं है, आपको एक एक पॉइंट टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है। आओ बच्चों, सर ये एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज खत्म होती है। अब आओ मालिक अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, कहां? ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज। आई होप ये फास्ट ट्रैक बैच आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं इन सम फास्ट मैनर, सो दैट आपके लिए इफेक्टिवली पूरा रिवीजन भी हो जाए और पूरा कवरेज भी आपके एंड पे हो जाए अच्छे से। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर टॉपिक, एंड सर आपके एंड पे रिवीजन करना इज वेरी मच एसेंशियल। आओ मालिक, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स। इसका ट्रांसपोर्टेशन बच्चों पैसेंजर्स का विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। हाजी मालिक, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हो होशियारी पक्का? गुड। चल, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय, मतलब सर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग का मतलब क्या है? सामान साथ में हो या नहीं हो, होशियारी। इसका मतलब ये होता है कि अगर लगेज साथ में है और लगेज के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है, लगेज साथ में है और लगेज के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है, तो उन एक्स्ट्रा चार्ज पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा अगर इनके थ्रू इसमें कवर होता है। तो जो प्रोविजन पैसेंजर टिकट पे लगेंगे वही अकम्पनीड बिलोंगिंग के लिए भी लगेंगे। एक्स्ट्रा लगेज अगर आपके पास है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया, उसके लिए भी वही प्रोविजन लगेंगे जो पैसेंजर टिकट पे लगते हैं। ये मीनिंग है उसका। अगर पैसेंजर टिकट पे जीएसटी एग्जम्प्ट तो ये भी एग्जम्प्ट, पैसेंजर टिकट पे जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है तो ये टिकट जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया है एक्स्ट्रा लगेज के लिए उस पर भी टैक्स लग जाएगा। ओके, पढ़ना। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन एसी कोच। मतलब अगर आपने एसी कोच में ट्रेवल किया है, भले वो 3 टियर एसी हो, 2 टियर हो, चेयर कार हो, क्लियर, कुछ भी है, कोई भी एसी कोच है उसमें ट्रेवल किया तो जीएसटी लगेगा। फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किया तो जीएसटी लगेगा। बाकी नॉर्मल कोच, स्लीपर क्लास है, भले रिजर्वेशन में, जनरल कोच है, उन सब पे नहीं लगेगा। कुल मिला के आम जनता जिसमें ट्रैवल करती है जीएसटी मत लगाओ, जिसमें वीआईपी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं जीएसटी लगाओ। सिंपल सा फंडा ही है। फिर मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेमवे,
अगेन आम पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीएसटी मत लगाओ। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेन में भली ऐसी है, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर इनलैंड वाटरवेज में अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया, जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मुंबई के अंदर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय पैसेंजर्स, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल, जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? इनलैंड वाटरवेज जैसे सर ध्यान देना बेटा आप सर रिवर गंगा या कोलकाता में या सर केरला बैक वाटर्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। पर इट शुड बी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ये कोई घुमा रहे फिरा रहे हो, चक्कर कटा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। शुड बी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन इनलैंड वाटरवेज, तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने ट्रांसपोर्ट किया कौन सा? वेसल में, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। जैसे मुंबई में सर गेटवे ऑफ इंडिया से लेके अलीबाग अगर आप जा रहे हो, तो दैट इज नॉट घूमना फिरना, दैट इज वहां पे जो बोट चलती है दैट इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं बेटा, वो कोई क्रूज नहीं है, पार्टी शार्टी नहीं चल रही बेटा। क्लियर? सर वो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल प्राइवेट फेरी है बेटा। अब भले वो प्राइवेटली ओन्ड हो या गवर्नमेंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर्कुलर भी दे रखा है बेटा, जो टिकट का अमाउंट दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ अगर कोई सर घूमने फिरने वाली होती सर, जैसे कोई क्रूज होता, कोई शिकारा होता, जहां माहौल जबरदस्त शानदार, फूड बेवरेजेस वगैरह, साइट सीइंग, म्यूजिक सब कुछ हो रहा है, तो वो प्राइमरीली मेंट फॉर टूरिज्म पर्पज होता, तो जीएसटी लगता। पर नॉर्मल फेरी जो होता है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाने के लिए वहां बोट यूज की जाती है, वहां वेसल यूज किया जाता है, सर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज नॉट प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज। भले वो प्राइवेटली ओन्ड फेरी हो, पब्लिकली ओन्ड हो, मतलब गवर्नमेंट की हो, प्राइवेटली ओन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। के सर फिर मीटर्ड कैब, काली पीली टैक्सी, मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा, इसमें अगर आपने ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ई रिक्शा मतलब बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा बेटा, आया ना मालिक, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाल दिया है कि यही मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा अगर आपने ओला उबर के थ्रू बुक कर दिया, अगर आपने किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कर दिया जहां पर 95 लगता है, तो वहां पर टैक्स लगेगा, वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर? डन। तो सरकार पॉइंट नंबर 1 वापस से मैं रिपीट करता हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे। रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया है इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच। फर्स्ट क्लास और एसी कोच में अगर ट्रैवल किया तो जीएसटी लगेगा, बाकी सारे केस में जीएसटी एग्जाम करते हैं रेलवे के केस में। सेकंड, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेमवे, इससे ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर इनलैंड वाटरवेज क्या है बच्चों? इनलैंड वाटरवेज कोलकाता बैक वाटर्स, मैंने केरला का एग्जांपल दिया, सर रिवर गंगा हो गया, सर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स में। फिर इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे प्राइवेट फेरी की मैंने बात कर लिया आपसे, आए ना अंडमान निकोबार के आइलैंड में, वन आइलैंड से दूसरा आइलैंड जा रहे हो बेटा आप। क्लियर? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर आप अलीबाग जा रहे हो, दैट इज फुली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, वहां कोई घुमा फिरा के लेके नहीं आ रहा है बेटा, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा। वहीं पे प्राइवेट फेरी होती जो केवल एक चक्कर कटा के आपको घुमा फिरा के ला रही है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में कवर नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठाना, दूसरी जगह ड्रॉप करना, उसी जगह से उठाना, वहीं से घुमा फिरा के वहीं पे लेके आना। इट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इट इज कॉल्ड साइट सीइंग, इट इज कॉल्ड सर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के, वहां जीएसटी लग जाएगा। सर फिर क्या? मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा अदर देन ओला उबर। ठीक है, डन। सरकार ये पॉइंट खत्म होता है अब, इंक्लूडिंग सर्कुलर। फिर आता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर। बाय एयर भी जीएसटी एग्जाम किया हुआ है, बट ये कुछ प्लेसेस के लिए सरकार ध्यान देना बेटा, 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और एक डोगरा बागडोगरा और एक भाई सिक्किम, इन 9 प्लेस पे बाय फ्लाइट गए हो या बाय फ्लाइट आए हो इन इकोनॉमिक क्लास, इन इकोनॉमिक क्लास अदर देन इकोनॉमिक क्लास जीएसटी लग जाएगा बेटा। एयर 9 एरियाज, सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोगरा बागडोगरा, सर बाय फ्लाइट गए हो या बाय फ्लाइट आए हो, तो सर वहां पे फ्लाइट जाएगी, उसके पैसेंजर टिकट पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट है, वहां से फ्लाइट आएगी, सर भली कहीं भी जा रही हो सरकार, उसके भी पैसेंजर टिकट के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम or terminating in an airport
located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim और त्रिपुरा और एट द बागडोगरा लोकेटेड वेस्ट बंगाल, तो सर वहां आप बाय फ्लाइट गए हो या बाय फ्लाइट आए हो इन इकोनॉमी क्लास, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। हर पॉइंट को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूज टू योरसेल्फ। अगर आप लोग ये एक्सक्यूज बनाते हो कि सर ये तो बहुत सारे पॉइंट हमसे याद नहीं होंगे, तो यू आर पुलिंग योरसेल्फ, क्योंकि बच्चों यू हैव नो अदर ऑप्शन। ये सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, इनमें से कई सारे पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं, और इतना इजी अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो आंसर्स इतने इजी होते हैं, वहां कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है। क्लियर आंसर, ये साफ कवर है, पता है कि बाय एयर गए, इकोनॉमी क्लास में गए, 9+ में गए सर तो जीएसटी एग्जाम, अदरवाइज टैक्सेबल, दैट्स इट। इससे ज्यादा टफ क्या है, समझे सर, इतना इजी। सो नो नीड टू वरी फॉर दैट, बट यू नीड टू प्रैक्टिस, और सर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, यू नो अदर चॉइस। ओके बच्चों, सो कीप योर माइंड कूल और रिलैक्स होके पढ़िए, मस्त होके मजा आएगा सर। ये बहुत अच्छा चैप्टर है सर आपके लिए, और एग्जाम के अंदर इसमें स्कोर होता है, ठीक है। जिसने पेशेंटली इन बातों को समझ लिया और पढ़ लिया वो लाइफ में आगे बढ़ जाए। आओ सरकार, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी। देख, रेडियो टैक्सी मतलब ओला उबर के थ्रू जो चलती है बेटा, विच इज इन टू वे कम्युनिकेशन विद द सेंट्रलाइज्ड ऑफिस थ्रू जीपीएस और जीपीआरएस, तो जीएसटी हमेशा लगेगा। क्लियर, भले वो एसी हो नॉन एसी, वी डोंट। तो सरकार, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर। आपने बस की बस हायर कर ली, हम साथ साथ एयर चार्टर कर लिया आपने, कंडक्टेड टूर टूरिज्म के लिए ले गए, तो सर जीएसटी लग जाएगा। अदरवाइज नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज पे जीएसटी नहीं लगेगा ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के लिए। फिर आता है क्या, स्टेज कैरीज, जैसे रोडवेज की बस हो गई, यहाँ पर सर सपोज अंधेरी से चर्च गेट कोई बस जा रही है, बीच में 4 स्टेशन आते हैं, बेंड्रा भी आता है, दादर भी आता है, माहिम भी आता है, क्लियर, मरीन ड्राइव भी आता है, और उसके बाद चर्च गेट आता है। सर आपकी इच्छा है मेरे को दादर तक ही टिकट चाहिए, दादर तक का टिकट मिल जाएगा। आपकी इच्छा है बेंड्रा उतरना है, तो अंधेरी से बेंड्रा तक का टिकट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेज कैरीज। तो स्टेज कैरीज अदर देन एसी स्टेज कैरीज, मतलब नॉन एसी स्टेज कैरीज के टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, सर ये 3 सेक्टर से अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया तो भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। पर अगेन 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 ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज और नॉन एसी स्टेज कैरीज, अगेन आपने अगर ओला उबर के थ्रू बुक किया है, redbus.com के थ्रू बुक किया है, क्लियर, तो ऐसे केस में अगर वो 95 में कवर होता है तो सर जीएसटी लगेगा, एग्जिबिशन नहीं मिलेगा, और वहां पे ओला उबर redbus.com लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर, डन सरकार। चलिए एक और पॉइंट आया सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन अ स्टेज कैरीज आर एग्जेम्प्ट। आपने बस की बस हायर कर ली, क्या हायरिंग ऑफ बसेस एग्जेम्प्ट है क्या, आंसर इज नो। तो आपने अगर अपने एम्प्लॉइज के लिए, आपके 20 एम्प्लॉइज को आपको रोज मॉर्निंग में लाना है, इवनिंग में छोड़ना है, आपने बस वाले से बात कर ली कि इनका टिकट मैं दूंगा, तो टिकट अमाउंट अगर वो दे रहे हैं मतलब वो क्या है, बस वाला इज प्रोवाइडिंग जस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस, वो उसके रूट के हिसाब से, उसके टाइमिंग के हिसाब से, उसके शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। पर हमने बस की बस हायर कर ली तो हमारे हिसाब से चलेगा, हमारे टाइमिंग से चलेगा, हमारे रूट से चलेगा, हमारे शेड्यूल से चलेगा वो। इसलिए अगर आपने केवल टिकट बुक कराया है, भले टिकट का अमाउंट पे करने वाला कॉर्पोरेट एंटिटी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर है तो सर नॉन एसी ट्रांसपोर्ट स्टेज कैरीज में ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, और अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज है तो अगेन जीएसटी नहीं लगेगा, पर अगर आपने बस की बस हायर कर ली तो जीएसटी लग जाएगा। देखिए, देयरफॉर हायरिंग ऑफ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज बाय फर्म्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क इज नॉट एग्जेम्प्ट। बस की बस हायर कर ली, जीएसटी लग जाएगा बेटा। Clear, hiring of buses, hiring of non-AC contract carriers is not covered here. It will be chargeable to GST. Clear, सर सेम सर्कुलर हमने आरसीएम पढ़ते वक्त भी पढ़ा था बेटा। आओ बच्चों, सरकार अब आ रहा है क्या, सर गवर्नमेंट की एक स्कीम है उड़ान, उड़ान स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स को कनेक्ट की है। मैं बताता हूं तुम्हें, उड़ान। नाउ व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि देश के छोटे छोटे शहरों को भी हम कनेक्ट करें थ्रू एयर ट्रांसपोर्टेशन, और अगर शहर के छोटे छोटे शहर भी, देश के छोटे छोटे शहर भी कनेक्ट हो गए थ्रू एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसे केस में देश के
देश के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। एंड सर देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जहाँ इजी होता है वहाँ पर सर फैसिलिटीज जल्दी पहुँचती है, वहाँ पे सर्विसेज अच्छे से पहुँचती है, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट। तो सरकार ऐसे केस में सर गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे एयरपोर्ट डेवलप किए, जिसको बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। तो सर अब वहां पे फ्लाइट जाएगी, वहां से फ्लाइट आएगी, तो नेचुरल बात है छोटा एयरपोर्ट है तो सर वहां पे एयर ट्रैफिक भी कम होगा, मतलब लोग भी कम होंगे। तो क्या होता है वहां पे फिर फ्लाइट वालों को का खर्चा बहुत ज्यादा होता है सर, वो तो पूरा टिकट का अमाउंट बढ़ जाएगा सर। तो टिकट का अमाउंट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन एयरलाइंस को बोल दिया कि 50% टिकट का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। कौन पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टिकट का अमाउंट मान लो है कितना, 10,000 रुपए। तो 5,000 रुपए एयरलाइंस किसे चार्ज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 5,000 रुपए पैसेंजर से। तो सर 5,000 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चार्ज किया है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। ये पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अ कंपनी बिलोंगिंग बाय एयर embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding। बाय फ्लाइट गए हो या बाय फ्लाइट आए हो, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू जो कंसिडरेशन गवर्नमेंट ने पे किया है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्शन था उस नहीं लगेगा। बस गवर्नमेंट बोल दिया क्या, जब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट ऑपरेशनल में आएगा, चालू जब होगा, उसके 3 साल तक ये एग्जामेशन मिलेगा, उसके बाद ये एग्जामेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 साल तक की गवर्नमेंट इस तरह से टिकट का अमाउंट स्पॉन्सर करती है, सो दैट एक बार एयरपोर्ट रनिंग हो जाए, पैसेंजर आने लग जाएंगे, फिर तो टिकट का अमाउंट वैसे भी स्टेबलाइज हो जाएगा, और एयरलाइंस पूरा टिकट पैसेंजर से चार्ज कर पाएगी, पैसेंजर भी पे कर पाएंगे, और वहां पे एयर ट्रैफिक आ जाएगा तो फिर तो टिकट वैसे भी सस्ता हो जाएगा। क्लियर सर। आइए पॉइंट नंबर 4 अब आ रहा है किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। मालिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स बाय रोड। ओ ओ ओ सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट। रोड से अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और अ कुरियर एजेंसी से अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है बाय रोड तो टैक्स लगेगा। बाकी सारे रोड ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। जैसे कोई प्राइवेट ऑटो वाला है, वो रोड से अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो जीटीए नहीं है, वो कुरियर एजेंसी नहीं है, तो उसने जो भाड़ा चार्ज किया, उसने जो फ्रेट चार्ज किया बाय रोड, उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर। पर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कुरियर कंपनी ने कोई पैसा चार्ज किया, जीएसटी लगेगा। सेकंड क्या है, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी एग्जाम था, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जाम थे। हाँ, अब ध्यान रखना, रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट की, भले वो नॉन एसी रेलवे था, जीएसटी लगेगा। क्लियर सर। मैं पैसेंजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, गुड्स की। ध्यान रखना, दोनों पॉइंट को मिक्स मत कर देना। अच्छा, अब मेरी बात समझना, आपने अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करी है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। मैंने ट्रक किराए पे ले ली, मैंने वो लोडिंग ऑटो किराए पे ले लिया, हायरिंग पे ले लिया। रेंटिंग ऑफ ट्रक्स और अदर फ्रेट व्हीकल्स सच एज टिपर्स, डंपर्स, लोडर, ट्रक एटसेट्रा विद ड्राइवर, 10 दिन के लिए मेरे ही काम करेंगे ये। तो आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं ली है, आपने वो पूरा ट्रक विद ड्राइवर हायर पे ले लिया। तो ऐसे केस में बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो लोग, जीएसटी एग्जाम नहीं रहेगा, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। रीजन बीइंग, आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं ली है, पूरी ट्रक हायर कर ली। जैसे माइन होल्डर क्या करते हैं, अपने माइन से जो माल निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, वहां से अपने प्लांट पे भेजने के लिए बेनिफिशिएशन प्लांट बोलते हैं, या रेलवे साइडिंग पर रेलवे क्या भेजने के लिए, सो दैट वहां से फर्दर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से हो जाएगा। तो माइन से उस एरिया तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नहीं ली, इन्होंने ट्रक किराए पे ले ली। जैसे कि इसमें सर इट इज नॉट कवर्ड हियर, और कोई एग्जिबिशन नहीं मिलेगा, टैक्स लगेगा, हायरिंग चार्ज भी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड नहीं, दैट इज अ रेंटिंग वाली सर्विस बेटा। हाँ है ना मालिक। चलिए सरकार, फिर आ रहा है हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है एक बहुत अच्छा सेक्टर के अंदर, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज। क्लियर सर। सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज कोई भी दे, भले प्राइवेट सेक्टर दे, गवर्नमेंट सेक्टर दे, गवर्नमेंट कंपनी दे, प्राइवेट कंपनी दे, किसने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज दिए, चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, समझे। फिर आइए ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रेलवे और वेसल। बच्चों, यहां पे
इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन किया है एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बाय रेलवे बाय वेसल कुछ एग्जेम्प्ट नहीं किया बेटा, है ना। देखो इनलैंड वाटरवेज होगा तो पूरा एग्जेम्प्ट है बेटा जीएसटी, देखना ही नहीं गुड्स कौन सा। पर वेसल से इन फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है या रेलवे से इन फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफिक गुड्स है कौन कौन सी सर? अच्छा एक बात और, ये जो हम पढ़ रहे रेलवे वेसल से सेम पॉइंट नीचे जीटी के लिए भी दे रखा है कि जीटीए से भी अगर फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। जो यहां लिखे एब्सोल्युटली सेम पॉइंट नीचे लिखे बेटा, यही पढ़ लो एक ही बात हो जाएगा। पढ़ना सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉलोइंग गुड्स बाय रेलवे और वेसल कौन कौन सी गुड्स? रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिशअप्स, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस और ऑर्गेनिक मैन्योर। इनका अगर ट्रांसपोर्टेशन किया है भले रेलवे से किया हो, वेसल से किया हो या जीटी ने किया, जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। ये दोनों पॉइंट तो मैंने एग्रीकल्चर वाले पॉइंट पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको। और हाँ, पहले रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम था, अब वो टैक्सेबल हो गया, कट गया है। ओके अच्छा, जीटी में भी सेम पॉइंट है। पहले जीटी में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे बेटा जो काट दिए हैं कि सर अगर किसी ट्रक में किसी गुड्स कैरेज में सारे गुड्स का फ्रेट मिला के 1500 रुपये से कम मतलब जीएसटी पहले एग्जाम हुआ करता था, या किसी इंडिविजुअल कंसाइनी से जो फ्रेट चार्ज किया वो 750 से कम था तो जीएसटी एग्जाम हुआ करता था। अभी एग्जाम्शन विड्रॉ ऑलरेडी हो चुके हैं कब से ही, आया ना भाई, ध्यान भी नहीं रखना आपको के अमाउंट कुछ भी हो जीएसटी लगेगा। इन फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एग्जेम्प्ट, दैट्स इट। ओके आइए बच्चों, सर अब हम पढ़े पॉइंट नंबर 8 जो मैं ऑलरेडी रिवर्स चार्ज टाइम पढ़ा चुका हूं बेटा कि सर वो 8 लोग याद है बेटा, सॉरी वो 7 स्पेसिफाइड लोगों को जीटी ने सर्विस दी तो जीएसटी लगेगा, उन 7 के अलावा किसी और को सर्विस दी तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। तो 7 लोग कौन कौन याद है? वो ये रहा बेटा, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो इंक्लूडिंग एओपी, फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी और एनी अदर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ऐसे केस में सर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है सर जीएसटी लग जाएगा, सर इनको दिया है जीएसटी लग जाएगा, इनके अलावा किसी और को दिया है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो जीएसटी लगेगा। फिर देखने का रिवर्स चार्ज फॉर पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी बता वही के। फिर जीटीए ने सर्विस दी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज to a department or an establishment of the central government, state government or union territory, या फिर local authority or governmental agency who has taken registration under GST only for the purpose of deducting TDS under section नंबर 51 किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर ऐसे केस में जीटी ने सर्विसेज दी उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज एक्सेट्रा को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। क्योंकि अगर जीएसटी लगा देते और इन पे बेचारों पे रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी अगर आ जाती तो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग से लेना पड़ता, इसलिए जीएसटी क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है अगर जीटी ने सर्विस दी तो। सर आइए फिर पॉइंट नंबर 10, नेपाल और भूटान अगर कोई माल भेज रहे हो आप किसी भी रूट के थ्रू भेजो बेटा आप, तो सर उसके लिए जो भी आपने सर्विसेज ली है जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। पढ़ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, इनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी बोलते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, जिनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और ध्यान देना बेटा यहाँ पे ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी है जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। इट मींस ये केवल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय एनी मोड इज कवर हियर, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज एटसेट्रा ऑल आर कवर्ड हियर। ये सब मैंने एनालिसिस में लिखा बेटा, बहुत सुंदरता से बुक बनाई हुई मैंने। अब एक सर्कुलर आया जो बोलता है क्या भाई, एक डिस्प्यूट क्या आया, यहां पे लिखा है ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल, कोई ट्रक है वो माल भर के लेके जा रही है नेपाल एंड भूटान, उसने भाड़ा लिया आपसे 2 लाख रुपए, अब वो खाली ट्रक आ रही है
क्लियर? उसके लिए उसने लिया आपसे कितना, 50,000 रुपये बेटा। उसने टोटल लिया 2,50,000। 2,50,000 कैसे? 2 लाख माल ले जाने के लिए और 50,000 रुपये खाली ट्रक वहां से आएगी उसके लिए भी। तो सर ये डिस्प्यूट हो गया कि 2 लाख पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो गया, पूरे 2.5 लाख पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। ये लिखा है ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर दिया और बोला क्या, अरे भाई पूरा 2.5 लाख एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि ट्रक अगर जाएगी तो वापस आएगी भी तो है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, यस, टू एंड फ्रॉम दोनों देखा जाएगा, और खाली ट्रक अगर आ रही है तो इट विल बी एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। उसके लिए जो चार्जेस है वो भी क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे बेटा। के चलिए अब बताया क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर to a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers। जैसे रोडवेज की बसेस जो होती है, गवर्नमेंट की जो बसेस होती है, बीएसटी की जो बसेस हो गई, बेस्ट की बसेस, इनकी बसेस कम पड़ गई और आपने उनको 10 बस हायर पे दिए, तो सर जो हायरिंग चार्ज है उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आपने मोटर व्हीकल विच इज मेंट कैरी मोर देन 12 पैसेंजर दिया है हायर पे, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सर आपने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया विच इज अगेन मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो सर अगेन वो हायर चार्ज पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर आपने जीटीए को एक ट्रक किराए पे दिए, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, ट्रक लोडिंग व्हीकल आपने रेंट पे दिया, हायर पे दिया, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। एंड सर ये पॉइंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, स्कूल को जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है उसको आपने बस किराए पे दी है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ। कनेक्ट करने के लिए मैंने वहां भी पढ़ाया था बेटा, सेम पॉइंट, टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू अ स्कूल। जो स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है उसको आपने बसेस किराए पे दी, अगेन जीएसटी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? और एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि सर यहाँ पे लिखा है हायरिंग, और हायरिंग इंक्लूड्स रेंटिंग ऑल्सो। मतलब रेंटिंग हो या हायरिंग हो, दोनों के चार्जेस पे जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट है। एक्चुअली सर गिविंग ऑन हायर इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल ऑल्सो, क्योंकि शेड्यूल 2 जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में सप्लाई के डेफिनेशन के टाइम पे वहां हमने पढ़ा है क्या, कोई गुड्स का राइट टू यूज अगर आपने ट्रांसफर किया है वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई गुड्स का राइट इन यूज अगर आपने ट्रांसफर किया है वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। दोनों को इक्वल ट्रीट किया गया है जीएसटी के अंदर। सर ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो, दोनों को ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए इक्वल ट्रीट किया जीएसटी में। इसलिए बिफोर जीएसटी पहले रेंटिंग और हायरिंग में डिफरेंस हुआ करता था, आफ्टर जीएसटी रेंटिंग और हायरिंग बोथ आर नाउ एब्सोल्युटली सेम। सर अब कॉन्ट्रैक्ट के अरेंजमेंट भले रेंटिंग वाले हो या हायरिंग वाले हो, आपको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, ना उसके इनडेप्थ जाने की जरूरत है। दोनों ही केस में ट्रीटमेंट इज सेम, और दोनों ही केस में जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन दिस केस, अगर आपने हायरिंग पे दिया है, रेंटिंग पे दिया है, या फॉलोइंग। क्लियर? डन। सरकार आएंगे अब कहा, सर क्या आपने कभी हाईवेज पे टोल चार्ज पे किया है? अगर हाँ तो मैं बता देता हूं, यस मैंने भी पे किया। टोल चार्ज पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। पढ़ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, तो टोल चार्ज के अमाउंट पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब 2 सर्कुलर है, पहले सेकंड वाला सर्कुलर पढ़ाता हूं। सर आपने देखा होगा आजकल नेशनल हाईवेज पे फास्टैग, कार पे फास्टैग होना इज वेरी एसेंशियल। आप फास्टैग की लाइन में लग गए और आपका फास्टैग एक्टिव नहीं है या वैलिड नहीं है या फास्टैग ही नहीं है, तो सर आपको डबल टोल चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे 100 रुपए का टोल चार्ज है तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा, इनके अगर फास्टैग सही नहीं चल रहा आपका तो, आए ना। तो सर्कुलर आया कि अगर हमने एडिशनल चार्जेस लिए टोल के नाम पे फास्टैग नहीं होने की वजह से, तो क्या वो एडिशनल चार्ज जो 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए हमने आपसे वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे? बोला कि हाँ साहब वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगे, वो भी तो टोल चार्ज ही है, एक्स्ट्रा टोल चार्ज। क्लियर? द एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द रोड not having a functional FASTag is in the nature of toll charge and hence will also be exempt from GST. Same way, अगर कोई ट्रक है, ओवरलोडिंग व्हीकल, आपने देखा होगा हाईवेज पे बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़े बड़े ट्रक, ये बड़े बड़े जिन पे हैवी मशीनरीज वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब सर इतनी हैवी मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उनसे टोल चार्ज भी तो हैवी लेना पड़ेगा यार, एक्चुअल सड़क को तो वही यूज कर रहे हैं यार। इसीलिए
बोल दिया क्या सर, ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजाज, ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजाज would get the same treatment is given to toll charges and hence will also be exempt from GST. अल्टीमेटली है क्या, वो टोल चार्ज तो है बेटा, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा, नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। आइए बच्चों पॉइंट नंबर 13। सर आपने कई बार देखा होगा ट्रक पे, ट्रक के ऊपर लिखा होता है नेशनल परमिट, ऑल इंडिया परमिट, हाँ है ना भाई, तो परमिट के लिए उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, व्हीकल को जो चार्जेस पे किए उस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, अगर नेशनल परमिट के चार्जेस तो पढ़ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट, एनपी लिखा होगा, कई बार देखा होगा एनपी से लिखा होता ना, इसका मतलब होता है नेशनल परमिट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया और कंट्रीज स्टेट, मतलब पास वाले स्टेट्स में जा सकते हो, तो सर जो चार्जेस उस नेशनल परमिट के लिए उन चार्जेस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय। सर ये आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज भी खत्म होती है अब। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एंड सर यस, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं एग्री करता हूं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे, पर ट्रस्ट मी माइंड सेट बनाना की टफ नहीं है सारा गेम ही माइंड सेट का है यार। आपको कभी लिस्ट नहीं पूछी जाएगी, लिस्ट डाउन दी लिस्ट 50 एग्जिबिशन, एक ही क्वेश्चन 50 नंबर का, जीएसटी खत्म, चलो। ऐसा नहीं आता है मेरे मालिक, आपको इंडिविजुअल पॉइंट पूछेंगे और क्लिक करना है वहां पे कि एग्जाम है कि नहीं सर, समझे। सर एग्जांपल के लिए, सर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया किसका, डिफेंस इक्विपमेंट का बाय रेलवे, बताओ जीएसटी एग्जाम है कि नहीं, एग्जाम है। आपने जीटी के थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन किया है, जीएसटी क्या है, एग्जाम है, समझे। सर आपने नेपाल भूटान कोई गुड्स ले गए, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे किया, ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड, जीएसटी क्या है, एग्जाम है। खाली ट्रक है उसका चार्जेस भी जीएसटी एग्जाम है, हाँ है ना, ये क्लिक करेगा तो नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होने की वजह से घबराए नहीं, ये मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है, इसमें तो मार्क्स कटने के चांस ही नहीं है अगर आपने ढंग से पढ़ाया तो बेटा। और जिस अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं 100% आपके मार्क्स अच्छा आएंगे, बस इसको घर पे जाके एक बार रीड जरूर कर। इंटरेस्ट मी एवरी पॉइंट विथ एग्जांपल्स वी आर कवरिंग हियर। सर आपने एक बार जाके रीड कर लिया ढंग से, कॉन्सेंट्रेशन से, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चैप्टर आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत काम का चैप्टर है सरकार। आइए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज पढ़ लेते हैं हम बच्चों। सर अगर आपने अपने लिए घर बनवाया है, घर सपनों का जहां मैं हूंगा और तू भी है ना भाई। सर मालिक तो घर बनवाया है आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और कॉन्ट्रैक्ट विथ मटेरियल अगर था तो जीएसटी लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर प्योर लेबर बेस पे कॉन्ट्रैक्ट था तो जीएसटी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और ये भी नए घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है, विथ मटेरियल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जीएसटी जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस आर चार्जेबल टू जीएसटी। पढ़ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, commissioning or installation of original work pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex। तो सर उसने जो चार्जेस पे की उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है बड़ी, है ना सर, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसके चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाया है, सिंगल फैमिली के लिए बनाया गया होता है जो घर, उस पे जीएसटी नहीं, बड़ी घर बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंगल फैमिली के लिए जो बनाया गया होता है उसको बोलते हैं क्या, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। जैसे एंटी लिया सर, करोड़ों का बिल्डिंग है सर, मुकेश अंबानी का जो घर है बहुत बड़ी बिल्डिंग है सर, 1000 लोग उसमें रह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो सिंगल फैमिली के लिए बनाया गया है, इसलिए वो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है। उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए हैं, अगर वो प्योर लेबर बेस पे था कॉन्ट्रैक्ट, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, विथ मटेरियल तो जीएसटी लग जाएगा। अब मान लो घर बन गया, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे, जीएसटी विल बी चार्जेबल, क्योंकि ये केवल ओरिजिनल वर्क्स मतलब नए कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जेम्प्ट है बेटा। लिख दो यार साइड में, रिपेयर्स एटसेट्रा जीएसटी लगेगा। क्लियर सर, ये प्योर लेबर ही एग्जेम्प्ट है, क्या लिख दो, विथ मटेरियल जीएसटी लगेगा, हाँ ना भाई, ऐसा मार्किंग कर लो तो रिवीजन में बहुत इफेक्टिव होता है बेटा। फिर अब पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री आवास योजना देखा होगा गरीबों के लिए, सर पक्के मकान बनवाए साहब, है ना,
उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो जीएसटी क्या रहेगा, रहेगा पढ़ना। अब इसमें रिपेयरिंग भी कवर है बेटा, पर प्योर लेबर ही बेटा, विथ मटेरियल जीएसटी लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन, सब कुछ कवर इसमें। ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement under the housing for all urban मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सर जो भी चार्जेस पे किए उस कॉन्ट्रैक्टर को प्योर लेबर के लिए जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। ठीक है मालिक, आइए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं सरकार। वैसे ये पॉइंट मैं आपको जब आपको आरसीएम का चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे जो एनालिसिस पढ़ा था मैंने, टीडीआर वाला वहां पे पढ़ाया था मैंने आपको, पर फिर भी बताया था बेटा मैं आपको। सर मान लो कोई लैंड है, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, कोई लैंड है जो सोसाइटी की है बेटा या किसी पर्सन की है बेटा, हु इज ओनर ऑफ लैंड। इसने क्या किया, सोसाइटी ने, पर्सन ने, सर सोसाइटी या पर्सन ने क्या किया, बिल्डर से बोला या बिल्डर ने सोसाइटी से कांटेक्ट किया और बोला क्या, इस एरिया का डेवलपमेंट मैं करूंगा, यहाँ नई बिल्डिंग में बनाऊंगा, पुराने फ्लैट तोड़ दूंगा, नए फ्लैट बनाऊंगा और आपको नए फ्लैट बना के दे दूंगा, इस एरिया का डेवलपमेंट राइट मेरे को ट्रांसफर कर दो। तो सर सोसाइटी ने बिल्डर को या उस पर्सन ने, उस लैंड ओनर, उसने क्या किया, उस बिल्डर को टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या लॉन्ग टर्म लीज पर वो लैंड दे दी। किसको दी, बिल्डर को। किसने दी, बिल्डर को बोलते हैं क्या, प्रमोटर। किसने दी, सोसाइटी ने दी बेटा। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी सर, सुनना, अरे बिल्डिंग जाती है ना रीडेवलपमेंट में बेटा, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, अब वहां लोग रहेंगे तो लोग रह ना पाएंगे, क्लियर, चले जाएंगे, बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है। बिल्डर ने कांटेक्ट किया है, सोसाइटी ने कांटेक्ट किया बिल्डर को कि इस एरिया में अभी 50 फ्लैट बने हुए, इस एरिया का अगर टीडीआर ट्रांसफर कर दिया सोसाइटी ने बिल्डर को, तो सर उस एरिया के अंदर वो बिल्डर 150 फ्लैट बना देगा और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे 50 फ्लैट वाले, उनको 50 के 50 नए फ्लैट बना के दे देगा, वो भी बड़े स्पेशियस और नई टेक्नोलॉजी और उसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना, उस एरिया का डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करना। बचे हुए जो 100 फ्लैट है, क्योंकि उस एरिया के अंदर जहां पे 50 फ्लैट बने हुए थे, अब नई टेक्नोलॉजी यूज करके वो 150 फ्लैट बना देगा और अब वो जो 100 फ्लैट बिकेंगे उससे उसका कॉस्ट रिकवरी होगा बिल्डर का बेटा, और सोसाइटी वालों को 50 फ्लैट के 50 फ्लैट उठ के मिल गए वापस। तो इसको बोलते हैं, इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है रीडेवलपमेंट की। अब क्योंकि बिल्डर के पास लैंड नहीं थी, लैंड कितनी महंगी होती साहब, उसका डेवलपमेंट राइट दिया है बिल्डर को सोसाइटी ने, तो सर इसकी जो वैल्यू होती है इस पर जीएसटी लगता है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखो, सर्विस सप्लायर टीडीआर के लिए कौन होता है, सोसाइटी, सर्विस रेसिपिएंट कौन, बिल्डर, प्रमोटर, बिल्डर प्रमोटर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहां बोल दिया क्या कि सर ये टीडीआर की वैल्यू जो है इस पे जीएसटी लगता है, पर सपोज ये बिल्डिंग जो वहां बनी है उसमें सर 150 फ्लैट थे बेटा, कितने थे बेटा, 150। अगर 150 के 150 फ्लैट पूरे बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो पूरे 150 के फ्लैट पे जीएसटी लगने वाला है। तो सर उसके लिए जो बिल्डर है, बिल्डर के लिए इनवर्स अप्लाई था टीडीआर, उसने ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की सर्विसेज ली और बिल्डिंग बना के दी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दी, टीडीआर की सर्विस ली। सर तो कंस्ट्रक्शन सर्विस पे अगर जीएसटी लग रहा है तो टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दी गवर्नमेंट ने, ताकि डबल टैक्सेशन नहीं हो, कि बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब मान लो सपोज 150 में से एक भी फ्लैट बुक नहीं हुआ, मान लो
तो टीडीआर की जो वैल्यू उस पर जीएसटी लग जाएगा। चलो 150 में से 100 फ्लैट बुक हो गए, 50 बुक नहीं हुए, तो सर जितने फ्लैट्स का प्रोपोर्शनेट एरिया है कारपेट एरिया के हिसाब से, सर उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे टीडीआर की वैल्यू को। 100 फ्लैट्स जो जिन पे जीएसटी लग रहा है उतने प्रोपोर्शनेट टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जिन फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग रहा है, 50 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग रहा क्योंकि 50 फ्लैट बिके ही नहीं, बुक ही नहीं हुए सर, तो बाद में बिकेंगे तब वो सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चे। 50 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा तो उसकी टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो 50 फ्लैट का जो कारपेट एरिया है डिवाइड बाय पूरे प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया, क्लियर, उतने प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। पर रेट ऑफ जीएसटी विल बी ओनली 5% इन केस ऑफ नॉर्मल हाउसिंग, और अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में 1% विल बी द रेट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ टैक्स ऑन टीडीआर। क्लियर सर? सो इन केस ऑफ जीएसटी अगर डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज, इसके लिए प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या एनी नेम से कुछ भी चार्जेस पे किए, क्लियर, उन चार्ज पे जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा इफ द कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी इज पेड ऑन सच फ्लैट। जितने फ्लैट पे जीएसटी लग गया, 100 फ्लैट पे जीएसटी लग गया तो 100 फ्लैट की टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेम्प्ट। 50 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग रहा तो 50 फ्लैट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। क्या लिख देता हूं 150 फ्लैट्स लगे बने, उसमें से 100 फ्लैट्स बुक्ड, 50 फ्लैट्स नॉट बुक्ड। तो सर ऐसे केस में 100 फ्लैट पर जीएसटी लगेगा। पचास फ्लैट्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? तो इतने फ्लैट्स के प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ टीडीआर एटसेट्रा, इसलिए मतलब टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज, proportionate value of TDR पर जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। और यही इनकी बात कर रहे हैं। तो सर फ्लैट्स पर जीएसटी नहीं लग रहा तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ टीडीआर एटसेट्रा पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। अब ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ टीडीआर एटसेट्रा पे जीएसटी लगेगा। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों। ठीक है मालिक? सर तो जितने फ्लैट पे जीएसटी लग रहा है उससे टीडीआर पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, जितने फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग रहा उतने प्रोपोर्शनेट टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। अच्छा हाँ, जीएसटी लगेगा, रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा? 5% और 1%। 5% नॉर्मल हाउस के केस में, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होता है उसमें 1% विल बी द रेट ऑफ जीएसटी। ओके, चलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दिया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। ठीक है मालिक, ये क्लासरूम नोट्स में शेयर कर दूंगा। आओ सरकार, ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट भी खत्म होता है अब। और हाँ एक बात और ये भी लिख देता हूं, यहाँ पे जीएसटी लगेगा टीडीआर की वैल्यू पे, और यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? प्रमोटर विल पे जीएसटी सर आरसीएम, चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है मालिक? क्लियर? ये आरसीएम वाला पॉइंट भी कनेक्ट हो गया बेटा। इधर जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो नोबडी इज लायबल टू पे जीएसटी बेटा। ओके, क्लियर? डन। ये पॉइंट खत्म होता है अब। ठीक है सरकार? अरे पक्का मालिक? आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके सर, ओके चल एक काम करते हैं, यहां तक कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट खत्म होते हैं। अब सर अगला सेक्टर शुरू करते हैं, पर अगला सेक्टर एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं।
क्लियर। और अगले लेक्चर के अंदर हम अगले सेक्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में क्या नंबर ऑफ एग्जामिनेशन ज्यादा होते हैं, आपको हेडेक लेके नहीं पढ़ने का, रिलैक्स होकर पढ़ने का, ठीक है। तो सर अभी आपके पास टाइम है, अगला सेशन होगा नेक्स्ट कल, क्लियर। पर हाँ बच्चों ध्यान रखिए आप, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्लियर, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहां तक आपके लिए रिवाइज कर लो। लेक्चर आज का 1 आवर का ही हुआ है बेटा, तो अब जो टाइम बच रहा है उतने टाइम में जो मैंने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो, खत्म का काम बेटा आपका, हाँ है ना बच्चों, क्लियर। पर इसको पूरा करना है, मेरी बात मान के रखना, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसका रिलेवेंस केवल एग्जामिनेशन चैप्टर में नहीं आता है, जो बड़ा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन वाला, 1-2 पॉइंट वहां पे भी आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो रहा है तो वहां पे भी आ जाएगा बेटा, एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है बच्चों। सर टीडीएस और टीसीएस चैप्टर में भी इसका रिलेवेंस आता है बच्चों। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, सर एग्जाम है कि नहीं, मेगा एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आ गया तो इसलिए छोड़ने का नहीं इस चैप्टर को बेटा, ओके। चलिए सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार, यहां तक पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिकॉज बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाय, माहौल जबरदस्त शानदार, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, दुआओं में जरूरी। थैंक यू।